नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एकोज ऑफ शोभना में, जहां आप सुनते हैं अनकही कहानियां, दिल को छू लेने वाले किरदार और रोमांच से भरे सफर में डॉट। अध्याय 12। क्रिस्टल ने भरपेट केक खा लिया। उसका पेट आखिरकार भर गया था। खाने के बाद ल्यूक उसे शोक सभा के हॉल तक ले गया। मैडम, अब मुझे मास्टर वाइट को रिपोर्ट देने वापस जाना होगा। कृपया मुझे अनुमति दे। क्रिस्टल ने सिर हिलाया। ठीक है, जाओ और अपना काम करो। मैं खुद ही अंदर चली जाऊंगी। वास्तव में आज शोक सभा में कल की तुलना में ज्यादा लोग थे। फ्रेडा की आंखों में आंसू भरे थे और वो भीड़ को कुछ बोल रही थी। क्रिस्टल को उसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि वो दुख प्रकट कर रही है। फ्रेडा, एक छोटे बालों वाली महिला दूर से चलकर आई। वो पत्नी कहाँ है जिसे मिसेज वाइट ने हेरोल्ड के लिए चुना था? वो यहाँ क्यों नहीं है? फ्रेडा के पास खड़ी महिला तुरंत बोल पड़ी। आप डोरा इवांस की बात कर रही हैं? वो सिटी डब्ल्यू की एक बेहद खूबसूरत लड़की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इवांस परिवार इतना। यह महसूस करते हुए कि उसकी जुबान फिसल गई है, महिला ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। फ्रेडा, मेरा वो मतलब नहीं था। इवांस परिवार की बेटी चाहे जितनी भी सुंदर हो, वो वाइट परिवार की हैसियत से तुलना नहीं कर सकती। भले ही मास्टर वाइट की मृत्यु हो गई है, डोरा की शादी तो वैसे भी बराबरी की नहीं थी। छोटे बालों वाली महिला ने नाक से कुड़ी। डोरा, क्या आपको लगता है कि इवांस परिवार मूर्ख है? डोरा ने वाइट परिवार में शादी नहीं की। हैरोल्ड से शादी उस इवांस की सगी बेटी ने की है जिसे गांव में पाला गया था। इवांस परिवार की यह बदनामी पहले से ही सिटी डब्ल्यू के उच्च वर्ग में फैल चुकी थी। उस समय जब मिसेज इवांस के 3 बेटे हो चुके थे तो उन्होंने एक बेटी की इच्छा से गांव में विश्राम के लिए जाना तय किया। सोचा था कि डिलीवरी के समय शहर लौट आएंगी, परंतु किस्मत ने साथ नहीं दिया और गांव में ही समय से पहले बच्ची का जन्म हो गया। गांव की स्थिति खराब थी और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही से उन्हें नर्सरी से गलत बच्ची दे दी गई। उस असली बेटी की जिंदगी तब से पूरी तरह बदल गई। सामान्य समझदारी की बात होती तो इवांस परिवार को बच्चियों की पहचान होते ही उन्हें बदल देना चाहिए था, या कम से कम दोनों का ध्यान रख सकते थे। लेकिन वे इस डर से कि डोरा ये सच्चाई सहन नहीं कर पाएगी, उन्होंने अपनी सगी बेटी को गांव में ही छोड़ दिया। अगर वाइट परिवार से संबंध निभाना जरूरी न होता तो शायद इवांस परिवार उस बच्ची को मरा हुआ ही मान लेते। फ्रेडा ने एक असहज मुस्कान के साथ कहा। मिस इवांस अभी कमरे में सो रही हैं। वो अभी अभी वाइट परिवार में शामिल हुई हैं। नियम कायदे नहीं जानती। मैं उन्हें दोष नहीं देती। आखिर मैं हैरोल्ड की चाची हूँ, मुझे ये सब संभालना होता है। छोटे बालों वाली महिला ने तीखे स्वर में कहा। एक देहाती लड़की वाइट परिवार में शादी करके आई है और उसे कुछ नहीं आता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही कहा। मैंने भी सुना है कि वो लड़की साधारण सी दिखती है, पूरी देहाती है। डोरा इवांस से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इन लोगों ने तो क्रिस्टल को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी वे केवल उसकी बुराई करने के लिए एकत्र हुए थे। उसी समय फ्रेडा ने एक नैतिक बड़ों की तरह हस्तक्षेप किया। ठीक है, अब और मत बोलो। इवांस परिवार से कोई मिलने आने वाला है। अगर उन्होंने ये सब सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? मुझे तो लगता है कि इवांस परिवार उसे अपनाना ही नहीं चाहता। उसे कल ही वापस लाया गया और उसे अपने पिता और भाइयों से मिलने का मौका तक नहीं मिला। इससे साफ होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसी समय एक लड़की की कोमल आवाज सुनाई दी। क्रिस्टल एक अच्छी, सलीकेदार लड़की है, कृपया उसके बारे में ऐसा मत कहिए। लोग चुप हो गए और उसकी ओर देखने लगे। सफेद ड्रेस में एक लड़की खड़ी थी जिसमें शालीनता और गरिमा थी। उसका चेहरा अंडाकार था और नैन नक्श नाजुक। वो चौंका देने वाली सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसमें जबरदस्त आकर्षण था। उसके पीछे एक हैंडसम युवक खड़ा था जिसमें कुलीनता झलक रही थी। हालांकि उसने फॉर्मल सूट पहना हुआ था, फिर भी उसकी मस्तीभरी आंखें और मुस्कुराता चेहरा उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। उसके होंठ थोड़े पतले थे और जब वो मुस्कुराता था तो मानो लड़कियों के दिल पिघल जाएं। वो मिस इवांस और मिस्टर इवांस हैं। किसी ने पहचान लिया। अध्याय 13। डोरा इवांस सिटी डब्ल्यू की एक प्रसिद्ध, प्रतिभाशाली युवती थी और एंटनी इवांस एक मशहूर प्लेबॉय। ऐसे दो चर्चित लोगों को कोई कैसे न पहचानता? फ्रेडा तुरंत मुस्कुराते हुए उनके स्वागत में आगे आई। मिस इवांस, आने के लिए धन्यवाद। आंटी फ्रेडा, आप कैसी हैं? डोरा हमेशा की तरह शालीन और सभ्य दिख रही थी। मेरी बहन क्रिस्टल कहाँ है? फ्रेडा चुप रही। एंटनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या वो भाग गई है? फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। जब हमने उसे घर लाया था तो उसने कहा था कि वो हमारी हर बात मानेगी। बस करो एंटनी, डोरा ने उसे डांटती नजरों से देखा। एंटनी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो नाराज नहीं हुआ और चुप हो गया। नहीं, वो भागी नहीं है, फ्रेडा ने बताया। वो अपने कमरे में सो रही है। क्या बेहूदगी है, मेहमान आ चुके हैं और वो अब भी सो रही है। डोरा ने धीरे से कहा। एंटनी, आखिर वो तुम्हारी सगी बहन है, उसके बारे में ऐसा मत कहो। एंटनी और भी ज्यादा खींच गया। जब से उसे पता चला था कि डोरा इवांस परिवार की सगी बेटी नहीं है, तब से उसका मन बेचैन था। भले ही डोरा उसकी खून की बहन नहीं थी, लेकिन उसने इवांस परिवार में 19 साल बिताए थे। उसकी नजरों में क्रिस्टल वही थी जिसने उसकी प्यारी बहन से सब कुछ छीन लिया था। आंटी फ्रेडा, क्या आप मुझे क्रिस्टल से मिलवा सकती हैं? डोरा ने नरमी से पूछा। जैसे ही फ्रेडा सहमति देने ही वाली थी,
तभी एक पतली सी आकृति तेजी से अंदर आई और वेदी के सामने रखे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। वो लड़की दुबली पतली थी, लेकिन उसकी पीठ सीधी थी। धूप में उसकी उजली नाजुक त्वचा किसी मुलायम जेड की तरह चमक रही थी, जिससे देखने वालों का ध्यान उसकी शक्ल की ओर खींचता चला गया। लेकिन जब मेहमानों ने उसका चेहरा देखा तो सब निराश हो गए। क्रिस्टल के बाल बहुत लंबे थे और उसकी लंबी लंटे चेहरे का आधा हिस्सा ढक रही थी। उसका चेहरा डोरा एवांस से बिल्कुल अलग था। डोरा उसकी ओर देखकर आगे बढ़ी। हेलो क्रिस्टल, मैं डोरा एवांस हूँ। क्रिस्टल ने उसे बेरुखी से देखा। हेलो। डोरा खुद आगे बढ़ी और बोली, मेरा जन्म तुमसे 1 घंटे पहले हुआ था। तुम मुझे दीदी कह सकती हो। क्रिस्टल ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। एंटनी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी बहन को कोई तवज्जो न दे। उसने क्रिस्टल को डांटते हुए कहा, क्रिस्टल, ये क्या बर्ताव है तुम्हारा? डोरा ने तो अपना स्नेह दिखाया, लेकिन वह उसकी कद्र ही नहीं कर रही थी। क्रिस्टल को उम्मीद नहीं थी कि सामने खड़ा यह आदमी उसे डांटेगा। वो घबरा गई, उसके कंधे कांप उठे और आवाज मासूम बनी, आप मुझसे इतनी नाराज क्यों हैं? एंटनी को गुस्सा भी आया और वो निरुत्तर भी हो गया। वो उसका बड़ा भाई था, क्या उसे डांट भी नहीं सकता था? नहीं, क्या उसने वाकई डांटा था? क्रिस्टल घुटनों के बल बैठी थी और एंटनी लंबा था, जिससे बात करना थोड़ा असहज हो रहा था। उसने खुद भी एक घुटना टेक कर बैठने का फैसला किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा नाम एंटनी एवांस है, क्या तुम मुझे नहीं जानती? क्रिस्टल फिर एक तरफ खिसक गई, लेकिन एंटनी ने उसे झटके से वापस खींच लिया। उसने जीभ चटखाई और बोला, भाग क्यों रही हो? क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें सताऊंगा? हालात बिगड़ते देख डोरा ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। एंटनी भैया, नहीं। सुना तुमने? एंटनी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या तुम मुझे भाई तक नहीं कहना चाहती? अध्याय 14। तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम्हें सिर्फ डोरा की फिक्र है, अपनी बहन की। क्रिस्टल ने एंटनी का हाथ झटकने की कोशिश की। किसी कारणवश एंटनी को बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? क्यों? क्या तुम सोचती हो कि शादी करके तुम इतनी सक्षम हो गई हो कि अब अपने भाई को पहचानने की जरूरत नहीं? उसे पता था कि वाइट परिवार में शादी के तुरंत बाद विधवा हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन क्रिस्टल के इस रूखे रवैये ने उसे चौंका दिया। क्या तुम वाकई एवांस परिवार से अपना नाता तोड़ना चाहती हो? डोरा को महसूस हुआ कि स्थिति बिगड़ रही है। एंटनी का मिजाज थोड़ा गर्म था, लेकिन वो अपनी हदें जानता था। वो यूं आपा नहीं खोता। उसने उसे पकड़कर अलग किया। एंटनी, इतना गुस्सा मत करो। एंटनी ने ठंडी नजर से क्रिस्टल को घूरते हुए तिरस्कार से कहा, ईवा कहती है कि तुम दयनीय हो, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। किसी कारणवश डोरा को एंटनी का क्रिस्टल पर गुस्सा करना अच्छा नहीं लगा। अगर उसे क्रिस्टल की परवाह नहीं होती तो वो इस बात से क्यों चिढ़ता कि उसने उसे भाई नहीं कहा? साफ था, एंटनी को उससे फर्क पड़ता है। क्रिस्टल, गुस्सा मत हो। एंटनी का स्वभाव थोड़ा खराब है, लेकिन वो दिल का अच्छा है। क्रिस्टल चुपचाप अपना हाथ सहला रही थी। एंटनी ने उसे इतनी जोर से पकड़ा था कि हड्डी तक दर्द पहुंच गया था। डोरा ने कोमल स्वर में कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम वापस आ गई हो। कल मेरा ग्रेजुएशन समारोह था, इसलिए अगर मुझे पता होता तो मैं वहां नहीं जाती। आखिर तुम गांव में इतने सालों से रह रही हो, ये तुम्हारा पहला मौका था घर लौटने का। हम सबको तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। डोरा की इस बात ने वहां मौजूद लोगों को एक महत्वपूर्ण संकेत दिया। जैसे ही क्रिस्टल को वापस लाया गया, उसे तुरंत वाइट परिवार भेज दिया गया। इसलिए भले ही वो एवांस की सगी बेटी हो, वो डोरा जैसी करीब नहीं हो सकती जिसने दसियों साल उनके साथ बिताए। लोगों को सोचने की जरूरत भी नहीं थी। एवांस परिवार की दोनों बेटियों में फर्क साफ था, एक रॉयल हंस जैसी और दूसरी एक बदसूरत बत्तख। कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल बिल्कुल शांत थी, उसकी आंखों में आंसू तक नहीं थे। वो बस सामने की वेदी को देख रही थी। ग्रेजुएशन समारोह जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, इसमें परिवार का साथ होना जरूरी है। डोरा को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसे लगा था कि क्रिस्टल गुस्सा होगी, लेकिन इसके बजाय वो इतनी उदारता से पेश आई। अब डोरा उसके खिलाफ कैसे कुछ कह सकती थी? उसे क्रिस्टल से नफरत थी। आखिर वो वापस क्यों आए? जिस पल ये देहाती लड़की लौटी, सबको पता चल गया कि असल में डोरा एवांस परिवार की सगी बेटी नहीं थी। जब से क्रिस्टल लौटी थी, डोरा को हर रात बुरे सपने आने लगे थे। सपनों में क्रिस्टल उसका परिवार, उसका कमरा, उसकी सुंदर पोशाकें सब छीन लेती थी। अगर वाइट परिवार को एवांस की बेटी न चाहिए होती तो वो कभी क्रिस्टल को वापस लाने के लिए राजी न होती। 4 साल पहले जब उसके पिता ने इस विषय को उठाया था, उसने नींद की कई गोलियां खाकर आत्महत्या की नौटंकी की थी। अगर भविष्य में क्रिस्टल ने उसके एवांस परिवार में स्थान को चुनौती दी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्रिस्टल को उस पर निर्दयी होने का आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये गरीब लड़की गलत परिवार में पैदा हो गई थी। ईश्वर ने उसे 19 वर्षों तक एक रईस लड़की की जिंदगी दी थी। क्या वो अब उस गांव में वापस जाएगी जहां लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है? जो लोग खुद के लिए नहीं लड़ते, उन्हें ईश्वर भी नहीं बचाता। डोरा कभी भी वो सब कुछ नहीं छोड़ेगी जो उसने अब पाया है। हालांकि तुम नाराज नहीं हो, फिर भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। डोरा ने क्रिस्टल के चेहरे को गौर से देखा, जैसे उस पर कोई भाव ढूंढना चाहती हो। हम एक ही परिवार के हैं। मैं नहीं चाहती कि पापा और भाइयों के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो। सब मेरी ही गलती है, कृपया बुरा मत मानो। फिर उसने अपनी नजरें झुका ली।
आंखों में दुख की छाया के साथ बोली, आखिर तुम इवांस परिवार की बड़ी बेटी हो और मैं तो बस एक बाहरी हूँ। अध्याय 15। डोरा। एंटनी ने डोरा को उठाया और बहुत ही दुखी हो गया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसा मत कहा करो। मेरी नज़र में तुम ही मेरी बहन हो। जो लोग आसपास खड़े तमाशा देख रहे थे उन्हें लगने लगा कि इवांस परिवार के भाई बहनों के बीच रिश्ता बहुत अच्छा है। इसके विपरीत गांव से आए क्रिस्टल वहां बस एक फालतू इंसान लग रही थी। फ्रेडा इस स्थिति से बेहद संतुष्ट थी। इवांस परिवार को इस लड़की की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। भविष्य में वाइट परिवार में रहना क्रिस्टल के लिए ऐसा ही होगा जैसे किसी मासूम जानवर को काटने के लिए बिठा दिया गया हो। ठीक है, ठीक है। फ्रेडा फिर से एक अच्छी बुजुर्ग महिला बनने का अभिनय करने लगी। अब जब मृत आत्मा की निगरानी करने वाला व्यक्ति आ चुका है तो चलो जागरण की तैयारी करें। जो लोग तमाशा देख रहे थे वे तो छट गए, लेकिन जाते जाते भी चर्चा करते रहे। क्रिस्टल फर्श पर बिछे आसन पर घुटनों के बल बैठी थी, एकदम शांत, जैसे मंदिर में घंटी बज रही हो पर कोई आवाज न आ रही हो। ऐसा लग रहा था कि वो बाहर की तानों भरी बातों से खुद को बिल्कुल अलग कर चुकी है। एंटनी ने उसकी पीठ की ओर देखा। ये लड़की कर क्या रही है? क्यों ऐसा नाटक कर रही है मानो सब उसे ही सताते हो? एंटनी, भैया। हाँ, क्या? एंटनी अचानक ध्यान में लौटा। मैं सोच रही थी कि जब मास्टर वाइट का अंतिम संस्कार खत्म हो जाए तो हम क्रिस्टल को कुछ समय के लिए अपने घर ले आएं। डोरा ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि उसे वाइट परिवार में रहना अच्छा लग रहा है। शायद उसे घर लाकर रखना बेहतर होगा। तुम देख रही हो ना वो कैसी दिख रही है। फिर भी तुम सोच रही हो कि वाइट परिवार उसे तंग कर रहा है। डोरा की सोच को देखकर एंटनी का क्रिस्टल के लिए सारा दया भाव खत्म हो गया। वाइट परिवार बहुत अमीर है, वहाँ दर्जनों नौकर चाकर हैं उसकी सेवा में। वहाँ उसे क्या तकलीफ हो सकती है? क्या वो उस सनशाइन विलेज के गंदे माहौल में खुश होगी? डोरा कुछ कहना चाहती थी लेकिन एंटनी ने साफ मना कर दिया। ठीक है, अब उसके बारे में मत सोचो। चलो गेस्ट रूम में चले। तुम खुद को थका मत लो। जब एंटनी ने ऐसा कह दिया तो डोरा को चुप रहना पड़ा। जागरण के दौरान और भी लोग आए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने। हर बार वे क्रिस्टल को तिरस्कार और हिकारत भरी नजरों से देखते। कुछ तो उसे अपमानजनक बातें भी कह देते। वैसे भी उनके लिए वो अब एक अनाथ थी और ऊपर से एक विधवा। उन्हें उस पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी समय एक लड़की जो उम्र में क्रिस्टल की ही जैसी लगती थी आगे आई। उसने क्रिस्टल को घृणा से देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, मैं यहाँ जागरण में शामिल होने नहीं आई। मैं तो तुम्हें देखने आई हूँ। सब कहते हैं कि तुम बहुत घटिया हो और अब लगता है वो सब ठीक ही कहते हैं। तभी तो इवांस परिवार तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारे साथ ऐसा होना ही चाहिए। क्रिस्टल हैरान रह गई। ये लड़की है कौन? मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम लोर्ना कार्टर है और मैं डोरा की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं आज यहाँ तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसका सपना देखना बंद करो। तुम डोरा से चीजें छीनना चाहती हो? तो चलो देखती हूँ तुम में हिम्मत है भी या नहीं। अब क्रिस्टल को समझ आ गया, ये लड़की उसे धमकाने आई है। लेकिन क्या ये लड़की पागल है? उन्होंने क्रिस्टल को सिर्फ बलि का बकरा बनाने के लिए सिटी डब्ल्यू वापस बुलाया था, वरना आज वेदी पर घुटनों के बल बैठने वाली डोरा होती। लोर्नर जानबूझकर उसके और करीब आए और कठोर स्वर में बोली, क्रिस्टल ध्यान से सुनो। सिर्फ इसलिए कि तुम इवांस परिवार की जैविक बेटी हो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तुम तो बस गांव से आए एक गंदी चूहिया हो। इवांस परिवार एक प्रतिष्ठित खानदान है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें अपनाएंगे? डोरा ही है जिसे उनके दिल में जगह मिली है। क्रिस्टल ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, मिस कार्टर, क्या आपने स्थिति को समझा नहीं? क्या मतलब? क्रिस्टल ने कहा, मेरा मतलब ये है कि अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त डोरा आज एक विधवा होती। और जहां तक रही बात इवांस परिवार की, मुझे परवाह नहीं कि वे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आखिरकार हम खून से जुड़े हैं। लेकिन आपको क्या परेशानी है? क्या अमीर लड़कियों को हर किसी के निजी मामलों में अपनी नाक घुसाने की आदत होती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुनते रहिए।